हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी होगी और उनका मेन टारगेट जो होगा वो जेई एडवांस 2026 होगा। उन्हें किस तरीके से अपने अगले जो 3 महीने हैं वो यूज़ करने हैं और कैसे अपनी रैंक को बेटर करना है, कॉलेज को बेटर करना है और ब्रांच को बेटर करना है, इस बात को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेई मेन की ही प्रिपरेशन की होगी और अब वो जेई मेन और एडवांस के जो बीच का जो एक तरीके से जो गैप है उसको फिल करना चाह रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर या 2 साल एडवांस की प्रिपरेशन की होगी, सिर्फ पिछले महीने भर या 1.5 महीने ही वो जेई मेन पे शिफ्ट हुए होंगे। ऑफ कोर्स दोनों बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनकी तैयारी के अंदर होना ही चाहिए। आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। किन किन बातों का बड़ा खास तौर से ध्यान रखना, मैं बहुत ही कम समय के अंदर सारे से बता डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात बेटा, मेंस और एडवांस जो ना ये थोड़े डिफरेंट बॉल गेम्स है। थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्रिकेट में जैसे टेस्ट मैच और T20 दे आर डिफरेंट बॉल गेम्स, है ना। अभिषेक शर्मा जो है वो ऑफ कोर्स है ना बैटिंग के अंदर पहली चॉइस होगा हमारी T20 टीम के अंदर, लेकिन अभी तक टेस्ट के अंदर उनको खिलाया नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऋषभ पंत जो ना वो हमेशा टेस्ट के अंदर पहली चॉइस रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो T20 के अंदर पता नहीं क्यों, लेकिन इतना चलते नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसका फर्क पड़ता है, तो क्रिकेट में फर्क पड़ता है। इसी तरह से सेम पीसीएम में लगभग सेम सिलेबस के अंदर मेंस और एडवांस के अंदर भी हल्का फुल्का अंतर है। मैं ये अंतर को इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमें उस अंतर को समझना पड़ेगा और उस अंतर के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अपने अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हम लोगों को लाने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ऐसे बोलता हूं कि इन जनरल फिजिक्स जो है वो जेई मेन के अंदर बहुत ही फ्लैट सी पूछते हैं। ऑफ कोर्स सब कुछ सवालों में कैलकुलेशन अच्छी होती है और 25 सवालों के अंदर फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि मोस्टली सवाल जो बहुत ही प्रोसीजरल कन्वेंशनल क्लास एग्जांपल्स ही होते हैं। बल्कि मोस्टली सवाल जो जेई मेन में पूछते हैं वो इन क्लास एग्जांपल से भी नीचे के सवाल होते हैं। हालांकि इस साल कुछ सवाल अच्छे ही पूछे, लेकिन वो अगेन क्लास एग्जांपल जैसे से ही हैं, उनसे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस थोड़ा सा टफर साइड का है और वो जो टफर साइड का है उसके लिए आपको बेसिक से सोचना पड़ता है, आपको बात को एकदम शुरुआत से उठाना पड़ता है ना। जब तक आपको कॉन्सेप्ट की गहराई ना पता हो तब तक आपसे सवाल नहीं बनता। और जो डिफरेंस है मुझे कई बार चलता है कि फिजिक्स में ज्यादा है और मैथमेटिक्स में कम है। मैथमेटिक्स में तो जेई मेन में भी टफ पूछते हैं, एडवांस में टफ पूछते हैं, तो बच्चा जब एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स देता तो इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। लेकिन पूरे साल भर बच्चा जो है वो फिजिक्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का पढ़ता रहता है, प्रोसीजरल कन्वेंशनल क्वेश्चंस करता रहता है और एडवांस के अंदर एग्जैक्टली जब वो देखता है कि और इतने टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उससे फिजिक्स नहीं बनती, क्योंकि पूरे साल भर उसने टाइम किसके साथ स्पेंड किया, आसान क्वेश्चंस के साथ स्पेंड किया, फ्लैट क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड किया, कॉन्सेप्ट्स पे इतना ज्यादा उसने फोकस नहीं किया, हाई कैलकुलेशंस पर उतना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और इसके कारण बड़ा अंतर आता है और फिजिक्स में ज्यादा आता है। मैंने देखे लास्ट ईयर में इस तरह खूब सारे एग्जाम्पल देखे कि है ना जेई मेन के अंदर फिजिक्स के अंदर 90 नंबर है ना और एडवांस के अंदर 36 नंबर, और उसी बच्चे के ना मैथमेटिक्स में 36 में, फिजिक्स में 36 नंबर और मैथमेटिक्स जो उसकी कमजोर थी उसके 50 नंबर। बच्चा बोलता सर ऐसा कैसे हो गया? भाई ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आप पूरे साल भर जेई मेन स्पेसिफिक फिजिक्स से दुपट्टा रहे थे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, और सिंगल कॉन्सेप्ट सवाल आ रहे थे। एडवांस इज डिफरेंट बोल के, सो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट डिफरेंस। जेई मेन में आपको पहले से पता था कि यार सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे और इंटीजर पूछेंगे। जेई एडवांस में आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको छोड़ो आपके गुरुजनों को नहीं पता कि पेपर 360 नंबर का होगा या नहीं होगा। कितने सवाल पूछेंगे? 16 पूछेंगे, 17 पूछेंगे, 18 पूछेंगे, 18 प्लस 18 पूछेंगे, 18 और 17 पूछेंगे, नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। आपको पता है जेई मेन के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन और इंटीजर पूछेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि एडवांस के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी? एक बार ऐसा था कि पार्शियल मार्किंग नहीं थी, 2016 के आसपास की बात थी, और नेगेटिव मार्किंग थी। मैट्रिक्स मैथ्स पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मैथ्स तो कॉलम पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मोर देन वन करेक्ट पूछेंगे नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो कितने पूछेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो पेपर में डिफरेंस है और अच्छा बच्चा वो है जो इस डिफरेंस को समझता है और अपने आप को इस डिफरेंस के साथ तालमेल बिठाता है कि हाँ यार मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मुझे ना ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करना, मैच द कॉलम्स करना, मैट्रिक्स मैच करना, इसके साथ अपने आप को थोड़ा सा मैन्यूवर करना पड़ेगा। और अगर पेपर में कोई नई चीज आ जाए, कोई डीमंस आ जाए, तो आई शुड बी वेरी रेडी फॉर इट। और जो बच्चा पूरे साल भर जेई मेन की प्रिपरेशन करता रहता है उसका दिक्कत है कि पेपर में अगर हल्की फुल्की भी ऊंच नीच होती है वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। आप में से खूब सारे बच्चे ऐसे हैं कि पेपर हल्का सा टफ पूछ लिया घबरा जाए, हल्का सा आसान पूछ लिया थोड़ा घबरा जाए,
उन्हें एग्जैक्टली जैसे तैयारी कर रखी है वैसा ही पेपर चाहिए, उसके अलावा उन्हें और कोई पेपर नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे एडवांस के लिए उतने प्रिपेयर्ड होते नहीं है, और होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द जेईई मेन एंड एडवांस, एंड यू हैव टू मैन्यूवर योरसेल्फ कि आप एडवांस के एग्जाम को अच्छे से कर पाए। तो उसके जो 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 एडवांस जो ट्रेड्स हैं उसके साथ आपको कोहेरेंस लानी पड़ेगी, आपको उसके साथ रेजोनेंस लानी पड़ेगी। जेईई मेन का जो सवाल है उसे करने के लिए, है ना बेटा, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें कोई बच्चा ऐसा कहता है मैं ड्रॉपर हूं, मैंने से पूरे साल जेईई मेन की पढ़ाई की, मैं सिर्फ डेरिवेशन पढ़ूं क्या? नहीं बेटा, है ना, आपके पास टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल बात ये है। बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चा डेरिवेशन से देख के आता है ना, उसको बातें गहराई से समझ में आती है। जिसने सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसकी डेरिवेशन देख रखी है, तो बड़े आराम से कल को अगर मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वही सॉलिड स्फीयर अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल देगा। लेकिन किसी ने डेरिवेशन नहीं देख रखी और सिर्फ फॉर्मुला देख रखा है कि क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, वो मेन का सवाल तो कर लेगा लेकिन एडवांस में थोड़ा सा वो फंस जाएगा। तो डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, मैं आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा बोलते कि सर मेरा एग्जाम तो सर एडवांस का है ना 2.5 महीने बाद है, कैसे मैं आप डेरिवेशन करने बैठूं? नहीं बेटा, आप डेरिवेशन करने मत बैठो, मैं भी समझता हूं इस बात को, बट ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि डेरिवेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हर सवाल के अंदर डीप डाइविंग इंपॉर्टेंट है, गहराई से हर बात को जानना जरूरी है कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, आंसर किया, ऐसा निकालिए, एक्स दे रखा, वाई दे रखा है, जेड पूछा है, ऐसे जेईई मेन में सवाल आते हैं। एडवांस के अंदर ऐसा सवाल 18 में से शायद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन उससे तो जस्ट कट ऑफ क्लियर होगी, रैंक नहीं आएगी ना। उससे तो उस सब्जेक्ट की जो कट ऑफ होगी ना वही क्लियर होगी, लेकिन ना रैंक नहीं आएगी। रैंक लाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे उस 18 में से कम 9-10 सवाल तो करने ही पड़ेंगे, और अगर 9-10 सवाल करने पड़ेंगे तो मुझे थोड़ी डीप डाइविंग चाहिए, मुझे ना अंदर तक गहराई पता होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं, एंगुलर मोमेंटम में हर टर्म का मतलब क्या होता है, बीटा माइनस डीके क्या है, बीटा प्लस डीके क्या है, बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो दूसरे वाला जो डॉटर न्यूक्लियस है वो यूं जा रहा है, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी बटी तो ऐसे क्यों बटी, हमने जो न्यूक्लियस के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको कम क्यों माना और बीटा के माइनस के पास काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा क्यों माना। ये सारी बातें गहराई से जानना जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया तो क्यों किया, इस एक्सिस के अबाउट ही क्यों किया, ये बातें गहराई से जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो डीप डाइविंग है आपको हर सवाल के अंदर ही करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स बड़ा यहां पर आकर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर्मुलों के साथ साथ, फॉर्मुले तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहां फॉर्मूला लगेगा कहां फॉर्मूला नहीं लगेगा, बात की जो गहराई है वो थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जाकर हो जाती है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बड़ा अचानक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेईई मेन के अंदर 25 में से 21 या 22 सवाल सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बनते हैं, एक फॉर्मूला उस पर सवाल, एक फॉर्मूला उस पर सवाल, 2 फॉर्मूले यूज नहीं होते, फिर भी 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 2 फॉर्मूले यूज हो जाए। लेकिन जेईई एडवांस के जितने भी सवाल होंगे उसके अंदर 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों तीनों फॉर्मूले अलग अलग चैप्टर के हों। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सवाल पूछ रखा हो और उसके अंदर अच्छी खासी मैकेनिक्स लग रही हो या फिर अच्छी खासी काइनेमेटिक्स लग रही है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछे क्या 18 में से 15 सवाल ऐसे ही आएंगे जिसके अंदर आप है ना ये कह सकते हो कि हाँ इसमें 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, या फिर है ना इसके अंदर ये 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं एक ही चैप्टर में। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स उनके अंदर होंगे और आपको आदत डालनी पड़ेगी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के साथ किसी तरीके से समय स्पेंड करने की। नेक्स्ट इज बेटा स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स तो अगर मैं स्पीड की अगर बात करूं, बिट सेट में स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। जेईई मेन के अंदर लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट, है ना। और एडवांस की अगर बात करूं तो वहां पर स्पीड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कौन सा तुम्हें पूरा पेपर करना है? 18 के 18 सवाल नहीं करने, 18 के 18 सवाल तो जिसके ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली ना वो भी नहीं कर रहा। अगर 18 सवाल पूछ रहे हैं तो आई डोंट नो कितने पूछ रहे हैं, पता लगा 17 पूछ रहे हैं, लास्ट शायद 17 पूछे थे, इस साल क्या पता 20 पूछ लें, आई डोंट नो, मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने सवाल पूछ रहे हैं पता नहीं है, लेकिन उसमें से सारे सवाल नहीं करने भाई। अगर आपने उन 18 में से अगर 9 सवाल कर ले तो काम बन जाएगा, और 9 सवाल करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। उन 18 में से 9 छांटना सवाल, वो जो 9 सवाल करने हैं वो सवाल छांटना कला है। उन 18 में से 10 सवाल जो छांटने हैं ये कला है, उन सवालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो पूरे 60 मिनट अगर मुझे इन 10 सवालों के साथ अगर स्पेंड करना है तो पर क्वेश्चन मुझे 6 मिनट के आसपास का टाइम अगर मिल रहा है तो ये स्पीड का मामला है नहीं, ये गेम है बेटा ऑफ कोर्स इन सारी बातों का प्लस एक्यूरेसी का, कि मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी ठीक ठाक होनी चाहिए, मैं हर स्टेप पर बड़े आराम से इत्मीनान से सारी की सारी बातें अच्छे से देख पाऊं कर पाऊं। तो स्पीड और एक्यूरेसी में ऑफ कोर्स बेटा है ना, स्पीड इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन बिट सेट एंड लीस्ट इंपोर्टेंट इन
है ना एडवांस्ड, लेकिन एक्यूरेसी इज ऑफ कोर्स है ना सब में इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ कोर्स पर थोड़ी सी ज्यादा मायने रख सकती है। व्हाट टू प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स बेटा अब एडवांस वाले सवाल करो, और एडवांस वाले सवाल करने बच्चे क्या करता है, किसे इरोडो कर लेता हूँ, एसबीटी कर लेता हूँ, भाई उसमें सारे सवाल सब्जेक्टिव हैं यार, वो सारे के सारे जो सवाल है वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में काम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन तुम्हें जो मेन दिक्कत हो रही है ना, वो दिक्कत हो रही है तुमसे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, तुमसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना नहीं आता, तुमसे मैट्रिक्स मैच के सवाल नहीं बनते, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिक्स मैच का, लेकिन मैट्रिक्स मैच के सवाल को किस तरह से फेस करना वो नहीं आता, तो यार फिर थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चन करो ना। वही इरोडो का सवाल हमने तेरे को मैथ्स तो कलम में कन्वर्ट करके बना के दे रखा है, वही इरोडो का सवाल हमने तेरे को कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट करके दे रखा, तो वो करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, वो इरोडो का सवाल भी बन जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन को मैं लैंग्वेज किस तरह से पढ़ते हैं वो भी आ जाएगी, isn't it? तो ऐसे सवाल करो। मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि बेटा रिलेवेंट क्वेश्चन करें, बहुत इजी, बहुत एक्सट्रीम टफ क्वेश्चंस को अवॉइड करें, जो जेई के एडवांस के बिल्कुल एकदम बढ़िया रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हो, जो बिल्कुल एप्ट हो, वही सवाल करें। जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं बेटा उनको कहूंगा एसेंशियल शीट की बेटा एक्सरसाइज 2 करो, जो बेटा जेई एडवांस की बुकलेट बेटा आपको अलग से मिलेगी हो ना, उसको करो, बेटा आपके पास जो एक्स्ट्रा एज होगी उसको निपटाओ, और ये सब अगर निपट जाए बेटा आपके लिए अपन ने कैट्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास बेटा कैट्स की डीपीपी अलग है और हर चैप्टर का अलग से टेस्ट है जिसको हम कोकैट बोलते हैं, वो करें। जो एबीसी वाले बच्चे हैं बेटा वो हर जो लेक्चर होगा उसके साथ पेपे मिलती है, उस पेपे को बड़ा वो निपटाएं। मैं बड़ा इस बात को क्लियर कर दूं कि एबीसी जो बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनको जेई मेन तक ही प्रिपरेशन हो रखी है, एडवांस की कोई प्रिपरेशन नहीं रखी है, तो उस गैप को कवर करने के लिए वो एबीसी बैच को यूज कर सकते हैं। कैट्स जो है बेटा वो उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन बेटा कैट्स एडवांस की बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस एडवांस में ही और ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। तो जो बच्चे बेटा है ना अपने ईयर लॉन्ग वाले बच्चे हैं बेटा उनको एबीसी और कैट्स का एक्सेस मिल जाएगा, उसकी प्लानिंग बेटा है ना एमटी संडे बना के आपके पास भिजवा दी होगी, उसको आप देखना चाह देख सकते हो। मोहित त्यागी चैनल पर अपन ने उसका पूरा है ना अपन ने उसका शेड्यूल वगैरह डाल दिया है ना, और आप जो बैच वाले बच्चे हैं उनके पास उसका पूरा प्लानर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जेई एडवांस के पेपर में अच्छा करने के लिए, उसके सवालों के अंदर अच्छा करने के लिए आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। अडेप्टेबल इसलिए कि ना पेपर में ना तो आपको उसके टफनेस का आइडिया, ना सवालों के टाइप का आइडिया, ना मैक्सिमम मार्क्स का आइडिया, ना मार्किंग स्कीम का आइडिया, तो जेई मेन में तो आपको पहले से पता है कि पेपर ऐसा आएगा, लगभग पता ही रहता है, ठीक है। और पेपर में है ना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, है ना मार्किंग स्कीम क्या होगी, एडवांस में आपको नहीं पता, इसलिए मार्किंग स्कीम पढ़कर, सवालों को देखकर, पेपर को देखकर आपको उसके हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है, और वो अडेप्टेबिलिटी आपको अगले 2-2.5 महीने के अंदर डेवलप करनी है। वो आप लगातार जब भी टेस्ट दोगे बड़ा, एबीसी वाले बच्चे, कैट्स वाले जो बच्चे हैं उनको जो लगातार टेस्ट होंगे उनमें वो अडेप्टेबिलिटी बड़ा आराम से डेवलप कर लेंगे, उनको करना चाहिए। अच्छे से एनालिसिस करें, हर सवाल को अच्छे से एनालाइज करें। इस सवाल में अगर मतलब जेई में तो सवाल था, कर दिया, बस बात खत्म, लेकिन एडवांस का जो सवाल है उसके साथ थोड़ा सा एनालिसिस आप उसको बेटर तरीके से करें, आंसर आ जाए उसके बाद भी थोड़ा और सोचना चाहें, सोच सकते हैं कि यार इसी सवाल को, वैसे तो न्यूटन्स लॉ का सवाल था, क्या मैं इसको वर्क पावर एनर्जी से कर सकता था क्या, अरे यार ये वाला सवाल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर लिया, क्या मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता था क्या, ऐसी बातें और अगर एक्स्ट्रा सोचना चाहो तो सोच सकते हो। कोई आरबीडी का बढ़िया सवाल है, यार मैंने इसको ना फ्रिक्शन के वर्क डन को मैंने F.ds से निकाला, क्या मैं इसको अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह से निकाल सकता था क्या, एक बार सोचो, बड़ा शायद बन जाए। तो ऐसे ना थोड़ा एनालिसिस से बड़ा आप हर सवाल के साथ थोड़ा बहुत और टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेंस में आप थोड़ा सा फास्टनेस करते हो कि मुझे जल्दी आंसर निकाला, यहाँ पर आंसर निकालने के बाद भी सवाल के साथ थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें और एनालाइज थोड़ा सा और बेटर करें। कैलकुलेशंस बड़ा अच्छी रखें, जेई एडवांस के सवाल में कैलकुलेशन अच्छी आती है। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर अच्छी खासी कैलकुलस यूज होती है, अच्छे खासे ग्राफ यूज होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कई बार अच्छी खासी बन जाती है। तो कैलकुलेशंस आर बेटर इन जेई एडवांस्ड क्वेश्चन एज कंपेयर टू मेंस क्वेश्चंस। सवालों के अंदर बड़ा अच्छे खासे मैनिपुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर से मैथमेटिक्स के कई सवाल ऐसे होते हैं कि मैनिपुलेशन पहले से पता है तो सवाल बन जाएगा, एडवांस का वरना नहीं बनेगा।
ऐसा तो खैर जेईई में भी होता है, लेकिन मैनिपुलेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा अगर हम देखें तो। मैनिपुलेशंस कैसे आएंगी? प्रैक्टिस करने से। जो बेटा आपके कोकैट के टेस्ट होंगे, ये जो एबीसी वाले बच्चों के जो टेस्ट होंगे, इन सारे बच्चों जो टेस्ट होंगे उसमें सारे मैनिपुलेशन, सारी कैलकुलेशन लगातार आपको लगातार सिखाते ही जाएंगे। तो मैनिपुलेशन का टाइम स्पेंड करें, मॉक टेस्ट बेटा लगातार देते रहें और एडवांस के टेस्ट दें। फील गुड फैक्टर वाले बिल्कुल इजी टेस्ट ना दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते रहे, यूटीएस के जब टेस्ट चल रहे थे तो मेरे पास ऐसे लंबे चौड़े मैसेज है, बच्चे ने ऐसा लिख रखा है कि सर यूटीएस कितना टफ पूछ रखा है आपने सर यूटीएस जो है वो 2025 से टफ पूछ रखा है। बच्चे ने मेरे को मैसेज लिख रखा है और मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया। मैं क्या बोलूं उसको? मुझे पता है ना कि मुझे कैसा पेपर पूछना है, तो बताएगा मेरे को। तो हमने यूटीएस के पेपर हल्के से टफ पूछ लिए, तो बच्चे ने लिख के बिल दिया कि सर आप टफ पूछ रहे हो। हमने टफ नहीं पूछे हैं, हमने पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया कि इजी भी पूछे हैं, टफ भी पूछे हैं, मॉडरेट पूछे, हमने हर तरह के पेपर पूछे हैं। हमने कोई फील गुड फैक्टर नहीं रखा भैया, सीधी सी बात बता रहे हैं। इसी तरह से एडवांस के अंदर भी हम जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को देंगे उसको हम एटीएस नाम से देंगे। उसमें 15 टेस्ट होंगे एबीसी वाले बच्चों के पास, कैट्स वाले बच्चों के पास, उसके बड़ा एक्सेस रहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, इसमें कोई पार्ट टेस्ट नहीं होंगे। पार्ट टेस्ट बड़ा एबीसी और कैट्स वाले बच्चों के लगातार चलते रहेंगे। जो कैट्स वाले बच्चे हैं उनका जो पार्ट टेस्ट होगा उसका नाम को कैट होगा, ठीक है। तो ये जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ये अगेन कोई फील गुड फैक्टर वाले नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। जैसे एडवांस पूछता है वैसे ही होंगे, परेशान करने वाले होंगे। और तभी तो सीखोगे यार, इतनी सारी बातें बोलिए, ये तभी तो सीखोगे। तो 15 के आसपास बड़ा आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, उन टेस्टों को जरूर देना। बाहर के बच्चे अगर चाहें तो बड़ा अगेन इस एटीएस को बाय कर सकते हैं, हम इसको अगले वीक तक बड़ा कभी लॉन्च कर देंगे। फिर बेटा मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, बड़ा इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगेन बड़ा मेंस और एडवांस के इस डिफरेंस को समझें, मेहनत करें, टाइम स्पेंड करें और एडवांस के क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखें। कोई सवाल 10 मिनट ले सकता है। जो बच्चा जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको फटाफट आंसर चाहिए। यार मैं आज तक तो बहुत जल्दी आंसर निकाल रहा था, अब मेरा आंसर इतना जल्दी नहीं आ रहा। एडवांस का सवाल समय मांगता है, समय दीजिए। और समय अगर दोगे तो धीरे धीरे आपके जो आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स है, मैनिपुलेशंस है, कैलकुलेशंस है, वो सारी बेटर होती जाएंगी और धीरे धीरे आप और लगातार ग्रो करते चले जाओगे। मैंने अपनी तरफ से बेटा सारी बातें जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात, तो प्लीज लेट मी नो। आप बेटा कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड अगेन प्रॉमिस मी दैट यू विल वर्क रियली हार्ड इन द नेक्स्ट 3 महीने, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।